ओके, एजीपी आपको याद है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या रहता है, एक रहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके साथ उसमें एक कॉमन रेशो मल्टीप्लाइड होता रहता है, तो दोनों मिलके एजीपी बनता है। ये दोनों क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस, कैसे हमें एजीबी का सम निकालना होता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक फार्मूला फॉर सम, हमें कुछ स्टेप्स से सम निकालने होते हैं। अगर इनफाइनाइट सीरीज़ है तो इट्स वेरी इजी, अगर फाइनाइट सीरीज़ है तो हमें पहले एंड टर्म निकालना होता है, उसके बाद वी फाइंड द सम, ठीक है। ओके, इसी पे बेस्ड दो क्वेश्चंस और देखते हैं, देन वी आर डन विद दिस सीरीज, विल मूव ऑन टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन आफ्टर दैट। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक्स प्रोग्रेशन 3, 4, 4, 32/9 इज इक्वल टू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान दीजिए, क्या ये सीरीज 3, 4, 4, 32/9 ये कैसा भी कुछ भी दिख रहा है क्या, मतलब ना तो ये एपी लग रहा है ना ही जीपी लग रहा है, एजीपी तो हम सोचेंगे ही नहीं, और हार्मोनिक अभी तक हमने पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली आउट ऑफ स्कोप है। इसलिए इन क्वेश्चन में क्या किया गया ना, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, बिकॉज दे नो कि ये लग नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। सो दे हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड कि एजीपी है। अगर एजीपी है तो हम क्या करेंगे, फिर उसके हिसाब से माइंडसेट से हम प्रोग्रेस करेंगे। अब एजीपी में मुझे ये पता है कि उसके जो टर्म्स है वो हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म अगर मेरा ए है एजीपी का, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी इंटू आर, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2डी इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये पता है। अब अच्छी बात ये है कि इन्होंने हमें सीरीज़ के 4 टर्म्स दे दिए। सो क्या मैं ये 4 टर्म्स को इन जेनरिक टर्म से कंपेयर करके कुछ ए एंड डी और आर की वैल्यूज निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हो राइट। तो मेरा फर्स्ट टर्म तो ए होता है, तो ए मुझे क्या गिवन है 3, तो ए की वैल्यू तो आ गई, फाइन। अगला टर्म है ए प्लस डी इंटू आर, दिस इज इक्वल टू 4। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं ए को यहाँ 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ए 3 मैंने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड टर्म मैं अगेन 4 ले सकता हूँ, लेकिन ये 3 प्लस क्या हो जाएगा 2d आर स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए मुझे 2 इक्वेशन तो मिल गए, एक में डी है एक में आर है, इसमें भी डी इसमें आर है, तो 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं। सो क्या मैं अब निकाल सकता हूँ कि किसी एक की वैल्यू डी एंड आर की वैल्यू, आई कैन राइट। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, सम टू इनफाइनाइट सीरीज, फाइन। सो एक काम करता हूँ, मैं इसका ना पहले होल स्क्वायर कर लूँगा और फिर इसे डिवाइड कर दूंगा, उससे क्या होगा ना, ये आर स्क्वायर बन के कैंसिल हो जाएगा, समझ आया। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो फिर मैं डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, गॉट इट। सो इस इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड करूँगा और इसका होल स्क्वायर करूँगा। 4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16, ये 16 हो गया, इसका ऑब्वियसली होल स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 3 प्लस डी होल स्क्वायर। समझ आया क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को होल स्क्वायर किया और इसके नीचे डाल दिया, ओके। सो ये मेरा आर स्क्वायर कैंसिल, ये 4 रह जाएगा, और आगे का हम कैसे करते हैं, क्रॉस नहीं, 3 से 3 नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये आप ऐसे 3 अलग अलग नहीं कैंसिल कर सकते, समझ रहे ना, क्योंकि ये पूरा सिंगल टर्म फॉर्म करता है। इस सिंगल टर्म के अंदर 2 टर्म्स अवेलेबल है, लेकिन ये दोनों एक सिंगल टर्म है, तो आप एक इसका इंडिविजुअल टर्म ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये बेसिक अलजेब्रा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4, 3 प्लस 2d, और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, लेकिन इस स्क्वायर को मैं खोल देता हूँ, 9 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d, इज इट फाइन। यहाँ तक समझ आया सबको क्या हुआ। अभी इसको बस सिंप्लीफाई करना है, 12 प्लस 8d इक्वल टू 9 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d। सब कुछ उस साइड ले जा रहा हूँ, उस साइड लेके फिर यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। डी स्क्वायर ये प्लस 6d है, वहाँ पे ले गया माइनस 8d, तो बच जाएगा माइनस 2d। यहाँ पे प्लस 9 है, माइनस 12 लेके गया तो माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ऐसे माइनस 3 प्लस 1 करके सेग्रीगेट कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा d माइनस 3, और इससे अगर क्या कॉमन लिया, कुछ भी नहीं कॉमन लिया, d माइनस 1 या d प्लस 1 हो जाएगा,
समझ आया क्या हुआ ये? अब d की क्या वैल्यूज आ गई? d की वैल्यू हो गई 3 and -1। इज दैट ओके? अब देखिए ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था विदाउट द स्क्वायर, तो क्या मैं अब इसमें d की वैल्यू डाल के r की वैल्यूज निकाल सकता हूँ? राइट ओके, d की वैल्यू डालते, पहले मैं d की वैल्यू 3 डालूंगा। सो 3 डालने पे मेरा वैल्यू आएगा 3 प्लस, कहाँ गया मेरा, इस वाले इक्वेशन में डालो, देखिए इसमें डालो d की वैल्यू, ठीक है। 3 प्लस d इज 3 इंटू r इक्वल टू 4। सो r हो गया मेरा 4/7, रियली ओके, 6 2/3, ठीक है। और सेकंड क्या करूंगा, अब मैं d की वैल्यू डालूंगा -1 इसमें। सो ये हो जाएगा 3 - 1 r इक्वल टू 4। सो r हो जाएगा 4/2 2। तो मेरे r के दो वैल्यूज आ गए, एक 2/3 और एक 2, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, हमें सम निकालना है टू कितना टर्म्स? इनफाइनाइट। अगर हम एक इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है तो उसमें r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? याद है हमें हमेशा अगर सम टू इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है तो r हैज़ टू बी लेस देन 1। ये कंडीशन हमने पढ़ा था, r हैज़ टू बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, मतलब मॉड r हैज़ टू बी लेस देन 1। ये कंडीशन पढ़ा था, याद है ये सबको? ठीक है। अभी मेरे r के जो दो वैल्यूज आए हैं, एक 2/3 और एक 2, तो इसमें से कौन सा पिक करूंगा मैं? 2/3, बिकॉज इट इज लेस देन 1, ठीक है। और अब क्या निकालेंगे? सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। अभी सम टू इनफाइनाइट टर्म्स निकालना एक और झंझट है, क्योंकि अब जाके तो r एंड d आए, सो पहले मुझे टर्म्स लिखने पड़ेंगे ना। टर्म्स मेरे पास है 3 4 4 और क्या था, 32/9। अरे ठीक है। अब ये मेरा AGP मुझे इतना पता चल गया, R की वैल्यू पता लग गई और D की वैल्यू भी पता चल गई। सो मेरा जो फर्स्ट सम टू इन्फिनिटी होगा ये तो इसी का ही सम होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट सीक्वेंस हम कैसे लिखते हैं? R से मल्टीप्लाई करके। R मेरा क्या है? 2/3, ठीक है। सो 2/3 टाइम्स ऑफ S इन्फिनिटी। ये समझ आया क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है। अब अगला जो मैं टर्म लिखूंगा वो एक स्किप करके अगले के नीचे लिखते हैं, रिमेंबर, ठीक है। सो 2/3 ऑफ 3 कितना होगा? 2 होगा। 2/3 ऑफ 4 कितना होगा? 8/3। फिर से 2/3 ऑफ 4 कितना होगा? 8/3। आगे के टर्म हम बॉदर नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो चाहिए था हमें इतना पे मिल गया, ठीक है। ये मेरे दो इक्वेशन हो गए। AGP सॉल्व करने का यही तरीका है कि पहले ये लिखो, फिर जो कॉमन रेशियो है उसे मल्टीप्लाई करके अगला इक्वेशन लिखो और एक एक आगे बढ़ा दो जो भी हमारे टर्म्स है उनको, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने पे देखते हैं क्या मिलेगा। ये S इन्फिनिटी मतलब 1 - 2/3 हो जाएगा अगर इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया। 1 - 2/3 वुड बी 1/3, यानी इसको मैं S इन्फिनिटी अपॉन 3 लिख सकता हूँ। LHS हो गया मेरा। RHS का फर्स्ट टर्म के साथ कोई पेयरिंग है नहीं तो मैं 3 को ऐसे ही लिखूंगा। सेकेंड टर्म का पेयरिंग क्या होगा? 6। ये क्या होगा? ओ सॉरी 2। 4 - 8/3 कितना होगा? 12 8 4/3। अगला क्या होगा? 32/9 माइनस 8/3, फिर से 9 आ गया। 9 मतलब ये 32 ही रहेगा। 3 8 3 = 24। 6 फिर से 8/9। ये मेरा इनफाइनाइट सीरीज हो गया। गॉट इट? अच्छा, इस इनफाइनाइट सीरीज का कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 2/3। वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया बाय द वे, ठीक है। ये 4/3 डिवाइड बाय 2 इज
2/3. 8/9 divided by 4/3 is 2/3. सो कॉमन रेशियो हमारा कंसिस्टेंट आ रहा है. दैट्स इट. तो आगे हम क्या करेंगे, s infinity by 3 इक्वल टू 3 प्लस ये फर्स्ट टर्म है a अपॉन 1 माइनस आर. याद है ये फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, इन्फिनिटी का फॉर्मूला, सम टिल इन्फिनिटी का फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ये इसको सॉल्व करूंगा. 3 प्लस ये 3 यहाँ चला गया, 3 माइनस 2 इज 1, 6, 9. या हम लोग 3 को फर्स्ट टर्म क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर 3 को फर्स्ट टर्म, हाँ इस केस में कर सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंटली इस केस में 2/3 हो गया मेरा. ठीक है, इस केस में कर सकते थे, बट जनरली हम वो हैबिट नहीं रखते, क्योंकि ज़रूरी नहीं हमेशा ये कॉमन रेशियो सेम देगा. दैट्स वाई इस केस में ये कॉमन रेशियो सेम दे रहा है. अगर मैं 3 फर्स्ट टर्म करूँ तो 2/3 हो रहे हैं. सो इस केस में हम कर सकते थे, बट क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है, क्योंकि मैं इसको अलग ही रखता हूँ हमेशा, अदरवाइज रख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, इफ़ इट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ जीपी. ठीक है, सो एस कितना हो गया मेरा? 27. आई एम नॉट श्योर ये करेक्ट आंसर है भी कि नहीं, आई कांट रिमेंबर. ठीक है, इस ऑप्शन था क्या 27? ओके ओके, हाँ फर्स्ट आंसर 27 हो गया. गॉट इट. देखिए इसमें इन्होंने क्लियर कट बताया कि एजीपी है, अदरवाइज एजीपी है कि नहीं पता नहीं चलेगा. उसके बाद हमें स्टैंडर्ड वो फॉलो करना था. ठीक है, अगला क्वेश्चन करें. इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है. इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू कैन अगेन लुक इनटू द सोल्यूशन. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है. इस क्वेश्चन में हमें फिर से सीरीज दिया है, लेकिन इस बार ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ एडिशन इसमें मल्टीप्लिकेशन है टिल इन्फिनिटी टर्म्स. हमने तो एडिशन सीखा है जो हमने स्टेप्स से सम टिल इन्फिनिटी सीखा है, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन है. और क्या ये सीरीज एजीपी जैसा दिख भी रहा है कि नहीं? एट फर्स्ट प्लेस 2, 4, 8, 16 देखो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता जा रहा है, नीचे ऐड नहीं हो रहा. ठीक है, और पावर में जो भी है वो जो भी रहेगा, लेकिन हमने जो सीखा है एजीपी में नॉर्मल टर्म्स के एडिशन सीखे हैं. मे बी इसको सिंप्लीफाई करके हम कुछ कर सकते हैं. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग इसमें हम क्या करेंगे ना, मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता देता हूँ, आगे का आपको करना है. ठीक है, ये 2 to the power 4, 2 to the power 1/4, आई एम सॉरी. ओके, ऐसे ही रहेगा. यहाँ पे जो 4 है ना, इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ. ठीक है, सो इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1/8 ऐसे, इंटू 8 को 2 to the power 3 लिख सकता हूँ, इंटू 1/16, इंटू 16 को क्या मैं 2 to the power 4 लिख सकता हूँ, इंटू 1/32. ठीक है, इस तरह से इन्फिनिटी तक मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा, ऐसे गिवन है. अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. 2 1 to the power 4 इंटू 2, ये कैंसिल होके 1/4 हो गया. ठीक है, इंटू 2 3/16 या इंटू 2 3/16. ओके होगा एग्जैक्टली. अब देखिए सबका बेस 2 है, तो क्या मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/, एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट 1/4 लेट्स राइट इट 2/8 इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग इट. उससे क्या होगा, मेरा ये
जीपी में ही रहेगा, एजीपी में, सॉरी, इस तरह से इन्फिनिटी तक समेशन होगा। ये समझ आया क्या किया मैंने? पावर्स को ऐड किए। यहाँ पे मैंने जो सिंप्लीफाई किया था मैं उसको नलीफाई कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ऐसा है वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ये देखिए 1 2 3 4 ऊपर क्या है, एजीपी, और सॉरी एपी विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 1, और नीचे ये देखिए 1/4 1/8 1/16 1/32 क्या हो रहा है मेरा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना होता है 1/4 डिवाइड बाय 1/8 डिवाइड बाय 1/4, मेरा ये हो रहा है 1/2। कॉमन रेशियो मतलब आर की वैल्यू 1/2 आ रही है। इट हैज़ फॉर्म्ड एन एजीपी। क्या तुम अब इसको अलग से सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे डाल सकते हो? ट्राई करोगे? जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है उससे करो। और अच्छी बात है कि इन्फिनिटी तक का सम है तो nth टर्म भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कीजिए। क्वेश्चन में करना क्या है समझ आएगा, कैसे करना है, होगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन हाउ टू प्रोग्रेस समझ आया ना। यहाँ पे सबका ये था 2 तो 1/5 पे 2 कॉमन में सबके पास ही 1/4 प्लस 1/4 प्लस दिस मच, तो मैं सबका 16 ला के किया है। ये 2/8 होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐड करना, ऐसे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तुम्हें लिखना पड़ेगा 2 to the power 1/4 प्लस 2/8, पावर में ऐड होगा सब 3/16 प्लस 4/32, इस तरह से, ठीक है। जो तुमने यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है ना, सिर्फ इसने वाले टर्म को ले लेना है। लेट s इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16, इस तरह से, ठीक है। अब s इन्फिनिटी ये निकालना है। अब इसका AP तो 1 2 और 3 है, कॉमन रेशियो क्या है 1/4, नहीं 1 नहीं है, इसका 1/8 है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये 1/2 होता है कॉमन रेशियो। तो इसको हम 1/2 मल्टीप्लाई करके s इन्फिनिटी लिखेंगे, और इससे 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 1/8 आता है। तो उसको मैं सेकेंड टर्म के नीचे लिखूंगा, इसके 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2/16, इसको थर्ड टर्म के नीचे, इस तरह से। यहाँ पे क्या था 4/32 था, राइट। तो यहाँ पे 3/16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/32 आएगा,
जाएगा, इस तरह से इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों टर्म्स को, तो ये 1/2 ही रह जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, एस इन्फिनिटी, ये 4 आ जाएगा और इनका ग्रुपिंग कर लेंगे, प्लस 1/8 प्लस आई थिंक ये 1/16 हो रहा है, हाँ 1/32, इस तरह से। ये ए पी इन्फानाइट सीरीज़ है, इसको a + 1 माइनस आर के फॉर्मूला से सॉल्व करो और फिर एस इन्फिनिटी आ जाएगा। एस इन्फिनिटी का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे डाल देना, तो 2 टू द पावर वो आंसर आ जाएगा। हो पा रहा है? हो गया? क्या आंसर आया? समेशन आया पावर्स का किसी का या चल रहा है? ठीक है, कीजिए। समेशन तो 4 आ रहा है। 4 नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, मैं थोड़े से स्टेप्स लिखता हूँ आके, मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, तुम आंसर बता देना क्या है। ये जो टर्म्स है ना, इसको मैं s कंसिडर करूँ, ठीक है, s टिल इन्फिनिटी, तो बाद में जब इसकी वैल्यू आएगी इसको मैं वापस यहाँ पे डाल दूँगा। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है ना कंसिस्टेंट? बिल्कुल है कंसिस्टेंट। ए पी इज़ 1 2 3 4, जो जी पी है उसका कॉमन रेशियो कितना है? 1/8 अपॉन 1/4, 1/2। कॉमन रेशियो 1/8 डिवाइड बाय 1/4। इनको तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो ए पी के पार्ट है, मैं सिर्फ जी पी का निकाल रहा हूँ। तो 1/8 अपॉन 1/4 इज़ 1/2। ये स्टेप समझ आया? कॉमन रेशियो निकालते टाइम इसका 2 मत ले लेना, 2 तो जी पी का पार्ट हो गया, ए पी का पार्ट हो गया, आई एम सॉरी, ठीक है। वैसे ये 3 भी ए पी का पार्ट हो गया, तो 1/16 अपॉन 1/8 इज अगेन 1/2। तो कॉमन रेशियो इज 1/2। ये सबको समझ आया कॉमन रेशियो क्या है? अब कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके मैं नेक्स्ट अपना वो फॉर्म करूँगा इक्वेशन, सो वो बन जाएगा हाफ ऑफ एस टिल इन्फिनिटी। अब इन सब से मुझे हाफ मल्टीप्लाई करना है और एक एक टर्म आगे कर देना है। सो 1/4 से हाफ मल्टीप्लाई किया तो 1/8, तो मैं इसके नीचे 1/8 लिख रहा हूँ, सेकेंड टर्म के नीचे, ठीक है। फिर से 1/8 सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो थर्ड टर्म के नीचे लिखूंगा 1/2, 1/16 हो गया, नहीं 1/16, 2/16 हो गया, सॉरी, ठीक है। अब 3/16 से 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/32 हो जाएगा। ये इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, समझ आ रहा है? जो ग्रुपिंग कराऊँ, पेयरिंग कराऊँ। अब इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे हम माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? LHS में एस इन्फिनिटी माइनस एफ इन्फिनिटी भी हाफ एस इन्फिनिटी, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 1/4, फिर इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1/8। इज दैट क्लियर? बोलो। 2/8 माइनस 1/8 इज 1/8। 3/16 माइनस 2/16 इज 1/16। 4/32 माइनस 3/32 इज 1/32। प्लीज़ बताइए सब्ट्रैक्शन समझ आया कि नहीं सबको? यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज़, समझा दूंगा मैं। सर सब्ट्रैक्शन वापस देखो। अच्छा, सब्ट्रैक्शन से पहले इसका कॉमन रेशियो निकाला हाफ, हाफ को मैंने फिर से मल्टीप्लाई करके ये दोबारा इक्वेशन लिखा। इक्वेशन लिखते टाइम फर्स्ट जो मेरा टर्म था इससे मैंने हाफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे LHS में हाफ किया, RHS में हाफ किया तो 1/8 हो गया। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन के सेकेंड टर्म के साथ पेयरिंग करके लिखा नीचे, ठीक है। 1/4 को मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? हाँ, यहाँ लिख दिया, लेकिन इसका पेयरिंग में इसके सेकेंड टर्म से करो, सब्ट्रैक्शन के टाइम, राइट। 2/8 क्या हो गया? 2/16, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, 1/4 को फर्स्ट इक्वेशन के ऐसे कैसे लिख दिया, इसके सेकेंड टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। 2/8 माइनस 1/8, 3/16 माइनस 2/16, 4/32 माइनस 3/32। समझ आया? अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो सेकेंड टर्म है इसका कॉमन रेशियो क्या है?
1/8 upon 1/4 is 1/2. 1/16 upon 1/8 is 1/2. 1/32 by 1/16 is अगेन 1/2. तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट टर्म को इंक्लूड करके एक कंसिस्टेंट जीपी बन गया है इन्फाइनाइट सीरीज. ठीक है, तो इन्फाइनाइट सीरीज का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा. क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर. आर इज 1/2. ठीक है, यहाँ पे डाउट है किसी को? सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? ये 1/4 तो ऐसे ही रहेगा. ये 2 ऊपर गया, 2 - 1 इंटू 2 चला गया, दैट इज 1/2. ठीक है, मेरा LHS था हाफ इन्फिनिटी और हाफ समेशन इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू 1/2 आ गया. ठीक है, तो ये वाला हाफ और जो कोने में हाफ है कैंसिल हो जाएंगे आपस में. ठीक है, सो S इन्फिनिटी क्या आ गया? 1. ये स्टेप समझ आया? S इन्फिनिटी 1 कैसे आया? अगर मेरा S इन्फिनिटी 1 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैंने ये S इन्फिनिटी कंसिडर किया था इतना बड़ा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1. यानी ये 2 टू द पावर 1 हो गया, राइट? तो आंसर हो गया 2. सो इतने बड़ा जो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? 2. 1 इसके पावर का आंसर है, पावर का समेशन है. तो वो गलती मत करना. आंसर अगर 1 आया तो 1 मत लिख देना. 2 टू द पावर 1 इज 2. गॉट इट? थोड़ा और प्रैक्टिस हो गया एजीपी का. एजीपी के जो हमने 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने चेक पॉइंट 3 के, वो कितना से हो पाया? किसी से भी हो पाया? नहीं. अच्छा, ट्राई किया कि नहीं ये तो बता दो, ऑनेस्टली बताओ, नहीं तो अभी क्लास में कर लेंगे. ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, तो आज अगर फिर से ट्राई करेंगे तो लेट्स सी वो हो पाता है कि नहीं. ठीक है, लेकिन बिफोर ट्राइंग दैट एक और प्रोग्रेशन बचा है विच इज़ कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. वो थोड़ा खत्म कर लेते हैं, वो छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं. देन विल गो बैक टू क्वेश्चंस. ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अच्छा, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, राइट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे 2-2 करके कॉमन डिफरेंस का प्रोग्रेशन रहता है, एक सीरीज रहता है, राइट? हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दैट, कि किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल ले और वो फिर AP में आ जाए, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इसको आप भूल जाओ, मैंने तुम्हें एक AP नहीं, एक सीरीज दिया 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 और पूछा कि किस टाइप का सीरीज है. सो अगर आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा तो आपके लिए जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप GP भी नहीं कह सकते. 1/4 अपॉन 1/2 इज 1/2. 1/6 अपॉन 1/4 इज नॉट 1/2, दिस प्रॉब्ली 2/3. ठीक है, सो यहाँ पे आपके कंसिस्टेंट कॉमन रेशियोज भी नहीं निकल रहे. सो इट इज़ नॉट इवन अ GP और ये AP भी नहीं है, क्योंकि 1/2 1/2 के एडिशन से आगे नहीं बढ़ रहा ये चीज़. ठीक है, ऐसे केसेस में क्या करना है ना, और हाँ AGP जो हमने पढ़ा तो ऑब्वियसली है ही नहीं, क्योंकि ऊपर का हमारा AP ही नहीं बन रहा, तो AGP नहीं बनेगा. सो ऐसे केसेस में क्या करना है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लेना. रेसिप्रोकल लेता हूँ तो 2, 4, 6, 8 बन गया. एंड वी रियलाइज रेसिप्रोकल लेने के बाद ये AP में, अगर रेसिप्रोकल लेने के बाद AP में है तो ओरिजिनल सीरीज को हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन. दैट्स इट. इसका जो फॉर्मूला वगैरह है सब AP के हिसाब से चलता है, बस रेसिप्रोकल. इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने के बाद ये HP में आ गया. सो अच्छा, आई विल कम टू दिस इक्वेशन लेटर. ये वाला एग्जांपल देखिए, 1/3, 1/5, 1/7, इज इट इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन? क्यों? रेसिप्रोकल लिया तो 3, 5, 7 हो गया. 3, 5, 7 इज इन AP. Hence 1/3, 1/5, 1/7 is in harmonic progression. अच्छा, 3, 4, 6 ये AP में है या HP में है? HP में है, क्योंकि एग्जांपल दिया हुआ है, बट कैसे HP में वो देखते हैं. HP में मतलब क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल AP में होना चाहिए, राइट? सो उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे पहले. सो रेसिप्रोकल लिखा तो 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/6 हो गया. ठीक है, अब अगर ये AP में है दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल HP में था. सो 1/4 माइनस 1/3 कितना होता है? मैं कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस इज 12, 3 - 4 - 1/12. ठीक है, अभी थर्ड एंड सेकेंड टर्म 1/6 माइनस 1/4, 12, 2 - 3 - 1/12. सो ये -1/12 के जंप से ये छोटा होता जा रहा है. दैट मीन्स इट इज इन AP विद कॉमन डिफरेंस -1/12. सो इसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी 3, 4, 6 दैट इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP. गॉट इट? ओके, ये वाला फॉर्मूला मैं आता हूँ थोड़ी देर में. पहले हम इसका nth टर्म समझ लेते हैं. अच्छा, nth टर्म समझाएंगे. वाह,
तो मुझे अब इसमें ही आना पड़ेगा। अच्छा, अगर मेरे AP का nth टर्म होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो HP का क्या होगा? 1 अपॉन A प्लस, ठीक है, इज दैट ओके? बस दैट्स इट। इसमें क्या करना है ना, समेशन के क्वेश्चंस आते नहीं, ये इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं जो nth टर्म बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन में हम फोकस करेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एक्चुअली बहुत क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, कभी कभार किसी और क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन में पूछ लिया, इंडिपेंडेंटली कोई क्वेश्चन आता नहीं है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इवन इन मेंस कभी कभार आ जाते, 3-4 साल में कभी एक आ गया छोटा क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सो दैट कोई क्वेश्चन आ गया आपको फॉर्मूला याद नहीं है क्योंकि हमने ज़्यादा क्वेश्चंस किए नहीं, तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता हुआ तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। सो इसको कॉन्सेप्ट, अच्छा ठीक है। अब ये वाला कहाँ से आएगा, देखिए हमें याद है कि जब AP में होता है तो उसके 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में रिलेशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C, याद है। जब GP में होता है तो क्या होता है, B स्क्वायर इक्वल टू AC। वैसे ही जब HP में होता है तो B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C, ये रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ से नीचे लेके जाओ, B इक्वल टू AC बाई 2, तो ये वाला 2 ऊपर आ गया, तो B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C। इसको आपको रखना पड़ेगा, 2AC अपॉन A प्लस C, ठीक है। अगर 3 टर्म्स हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो तीनों टर्म्स में रिलेशन क्या रहे, ओके। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करते हुए रियलाइज करेंगे कि इसको हम सिंपल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द 8th and 14th term of an HP are 1/2 and 1/3 respectively. Find its 20th term. Also find its general term. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? हमें ऑलरेडी 2 टर्म्स दे रखे, 8th and 14th, ठीक है। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अगर मुझे nth टर्म निकालना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन A इज नहीं, 1/2 इज द 8th टर्म, सो A हमें पता नहीं है तो हम A को ऐसे ही लिखेंगे, n-1 वुड बी 8th टर्म है, राइट। तो 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 इंटू डी, समझ आया क्या किया मैंने, इज इक्वल टू 1/2। ये समझ आया मेरा 8th टर्म का फॉर्मूला। इसमें डाउट है किसी को? AP का रेसिप्रोकल है, बस कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें ज़्यादा, ठीक है। सेकंड है मेरा 1 अपॉन A प्लस 13D इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये 14th टर्म है मेरा। ये 14th टर्म कैसे समझ आया ना, A अपॉन A प्लस n-1D फॉर्मूला से। जस्ट मैंने AP के फॉर्मूलाज का रेसिप्रोकल लिखे और ये 1/3 गिवन है। अब इनको सिंप्लीफाई करके A और D की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, ठीक है। सो 2 वुड बी इक्वल टू A प्लस 7D क्रॉस मल्टीप्लाई एंड 3 वुड बी इक्वल टू A प्लस 13D। सब्ट्रैक्ट करता हूँ, आंसर आएगा -1 इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो गया, -6D, यानी D हो गया 1/6, राइट। और इस इक्वेशन से मैं निकालूंगा A हो जाएगा 2 माइनस 7 इंटू डी, यानी 7/6। समझ आइए ये स्टेप, 12 माइनस 7 इज 5/6 इज माई A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अगर AD वैल्यू आ जाए तो हम कुछ भी टर्म निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या टर्म निकालना है, 20th टर्म एंड इज जनरल टर्म एज वेल। 20th टर्म क्या होगा, H20। H इसलिए लिखा क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म निकालना है। दैट वुड बी 1 अपॉन A प्लस 19D। इसमें डाउट है किसी को, 1 अपॉन A प्लस 19D क्यों है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म, ठीक है। अब सॉल्व करता हूँ। 1 अपॉन A मैंने निकाला था 5/6 प्लस 19 इंटू डी मैंने निकाला था 1/6, राइट। LCM लेके ऊपर लेके गया तो 6 अपॉन इसका सम हो गया 24।
ठीक है। और एक और कहा गया फाइंड इज जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म होगा मेरा ये -1 है, सॉरी, ये मेरा nth टर्म है। a की वैल्यू मुझे पता है तो a की वैल्यू मैं डाल दूंगा 5/6, n-1 मेरा जनरल टर्म हो जाएगा, d की वैल्यू मुझे 6 पता है, 1/6 सॉरी, एलसीएम ले लूंगा, ऊपर चला जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस n-1 यानी n+4, ये 6 है या 6 तो मेरा एलसीएम आ गया, n+4 हो गया, ये मेरा nth टर्म है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस है, बट थोड़ा ध्यान से करना, कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने इतने सारे प्रोग्रेशंस पढ़े ना, किसका फॉर्मूला कहाँ पे लगा रहे हो उसी चीज़ का कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, वो कंफ्यूजन हटाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के भी जो क्वेश्चंस करेंगे ना हम एक्सरसाइज से, चेक पॉइंट से, वो भी हमेशा मिक्सड मैच रहेगा, कभी हार्मोनिक मीन के साथ, कभी अरिथमेटिक मीन के साथ, इस टाइप के रहेंगे, ठीक है। बट आई एम होपिंग कि आपको इसका बेसिक समझ आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते, विल क्लोज आफ्टर दैट। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द 20th टर्म ऑफ अ HP इज 1, ठीक है, एंड 30th टर्म इज -1/17, HP गिवन है, बोला उसका 20वां और 30वां, ये दोनों टर्म 1 एंड -1/17, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म। अब ये जो सीरीज है इसका लार्जेस्ट टर्म कैसे होगा ये फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस में ना जहाँ पे हमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट इस टर्म के टर्म्स निकालने, सबसे पहले आप जनरल टर्म निकाल लीजिए, ठीक है। सो आप a + d यूज़ करके, एंड n की वैल्यू तो 20th टर्म के लिए हमारा 19 होगा, n-1 सॉरी। सो हम जनरल टर्म यूज़ करके a एंड d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये दो इक्वेशन यूज़ करके। एक बार हमारी a एंड d की वैल्यू आ जाएगी तो क्या हम h(n) निकाल सकते हैं, यानी जनरल टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं, वहाँ तक निकालिए। एक बार वो निकल जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि लार्जेस्ट टर्म कैसे निकालना है। गॉट इट? एक बार ट्राई कीजिए, देखिए निकाल सकते हैं कि नहीं। हो गया, nth टर्म आया या a और d आया, देखो नहीं दैट्स फाइन, गलत है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। +17 क्यों किया यहाँ पे, ये +17 क्यों? अच्छा सब्ट्रैक्ट किया तुमने इसलिए प्लस किया, ठीक है। आई थिंक a और d की वैल्यू करेक्ट है, बट ये जो ना nth टर्म का फॉर्मूला लगाया ना, ये गलत लिखा है, ये 1/, होगा। नहीं, ये a के लिए किया। अच्छा a निकाला ये, हाँ। सो nth टर्म फिर ये गलत हुआ ना, तो फिर बनता है, हाँ करो वो वर्क करके देखो। हाँ आंसर बता दो, आप लोग सॉल्व कर पाए क्या थोड़ा भी? ठीक है, एटलीस्ट आपने ये तो लगाया होगा कि अगर मेरा 20th टर्म 1 है
तो 1 अपॉन ए प्लस 19d इक्वल टू 1 लिख पाए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारा 30th का होगा 1 अपॉन ए प्लस 29d इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 17, ये दो इक्वेशन लिख पाए। सो बेसिकली ये दो इक्वेशन लिखने के बाद मुझे ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है, यही हमारा टास्क था, राइट। एंड इसके ए और डी की वैल्यू ना अजीब से दिखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। इसमें ए का वैल्यू आया है 176/5 एंड डी आया है -9/5। ये आया सबका ए और डी। ये सिर्फ हमें दो इक्वेशन सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, नथिंग, इसमें कोई बिग डील नहीं है, दो वेरिएबल के दो इक्वेशन है। एक बार ए और डी वैल्यू आ गई, उसके बाद मुझे h ऑफ n यानी nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालना है, विच इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें a की वैल्यू ये डालूंगा, d की वैल्यू ये डाल दूंगा, डालने के बाद सॉल्व करूंगा। अब वो जो सॉल्व करके जो सिंप्लीफिकेशन करना है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ से देख के। वो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ डाला गंदे गंदे, और ये आंसर आया 5 अपॉन 185 माइनस 9n। ये मेरा nth टर्म आया, देखिए दिख रहा है सबको। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि इस सीरीज का लार्जेस्ट टर्म कौन सा होगा, विच टर्म वुड बी द लार्जेस्ट टर्म का पोजीशन पूछा गया बेसिकली, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कौन सा, वो वैल्यू नहीं पूछा गया। ठीक है, अच्छा मतलब मेरा ये वाला जो hn है, ये वाला मेरा जो टर्म है, ये सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर क्रिएट करना है, ऊपर तो 5 है कांस्टेंट, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। डिनोमिनेटर में जो टर्म है, इसमें एक वेरिएबल n है, तो ये मेरा जो टोटल फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये लार्जेस्ट कब होगा, जब मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। ठीक है, इसको मिनिमम होना पड़ेगा, तब ये मेरा पूरा टर्म लार्जेस्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अगर मेरे पास 2/x गिवन है, तो x की मैं क्या नेचुरल वैल्यू, नेचुरल नंबर वैल्यू क्या डालूँ मिनिमम, कि ये आंसर 2/1 मैक्सिमम हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो आंसर आ रहा है 2, x की वैल्यू अगर 2 डालता हूँ तो आंसर आ रहा है 1, x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो 2/3 आंसर आ रहा है, और छोटा होता जा रहा है। मतलब ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है आंसर छोटा होता जा रहा है, यानी इसके बड़े आंसर के लिए मुझे x चाहिए मिनिमम, यानी 2 आंसर तब आएगा जब मैं x की वैल्यू 1 डाल दूँ। सिमिलरली इस फ्रैक्शन में जब मैं 185 माइनस 9n की वैल्यू मिनिमम कर दूंगा, तब मेरा h ऑफ n मैक्सिमम हो जाएगा, और हमें मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। इसको मिनिमम करने के लिए क्या करना है, ये जो डिफरेंस है इसका वैल्यू जितना क्लोज रहेगा उतना अच्छा है। मतलब 185 माइनस 180 का आंसर जैसे 5 होगा, लेकिन 185 माइनस 170 का आंसर होगा 15। सो 170 कांट बी द राइट आंसर, क्योंकि उससे छोटा वैल्यू तो मुझे 180 से मिल रहा है, राइट। बट 180 से बेटर आंसर क्या हो सकता है, 184 हो सकता है। 185 माइनस 184 वुड बी 1, वो और छोटा है। ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, ये n का वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो सकता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन। ठीक है, सो अब ये बताइए 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर विच इज़ वेरी क्लोज टू 185। अच्छा देखा जाए तो ये 185 से बड़ा नंबर भी तो हो सकता है, जैसे कि 185 माइनस 187 भी तो हो सकता है, उसमें भी मुझे -2 मिल रहा है, आंसर माइनस में आ सकता है, पोजीशन माइनस में नहीं आ रहा, पोजीशन अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, आंसर नेगेटिव में आ जाता है, तो वो नेगेटिव लगने की वजह से एक छोटा नंबर बन जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा पूरा, तो हमें इसको पॉजिटिव भी रखना है। दैट मीन्स इसका जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हो गया तो गेम उल्टा हो जाएगा पूरा। ठीक है, सो इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे एकदम 185 के क्लोज जाना है, विच शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। सो n से हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि वो 180 के एकदम पास आ जाए, 185 के, लेकिन नेगेटिव ना हो। ठीक है, सो अगर मैं n की वैल्यू डालता हूँ 20, तो 9 इंटू 20 कितना हो रहा है 180। सो 185 के सबसे क्लोजेस्ट 20 पे आ रहा है 180। अगर 20 का 21 कर देता हूँ तो ये 185 से बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, इट डजंट हेल्प। और 20 से छोटा करूँ तो 185 माइनस वो भी नंबर काफ़ी डिफरेंस बड़ा हो जाएगा। अभी डिफरेंस देखो 180 और 185 का 5 आ रहा है, राइट, वो डिफरेंस शायद 24 का हो जाएगा।
ठीक है। सो वो बड़ा डिफरेंस अगर नीचे का नंबर बड़ा हो गया तो ओवरऑल नंबर छोटा हो जाएगा। इसको इसलिए बड़ा करने के लिए हमें मिनिमाइज़ करेंगे, और मिनिमाइज़ ये n इक्वल टू 20 से हो रहा है। दैट्स वाई 20th पोजीशन इज़ द आंसर। समझ आया? देखिए इसमें कोई मैथमेटिकल सोल्यूशन था ही नहीं लास्ट स्टेप का। लास्ट स्टेप का पूरा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग था, उसकी वजह से n आंसर आया। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसके सोल्यूशन में यहाँ पे भी ऐसे ही मेंशन है। इनकेस आपको समझ नहीं आया तो यू कैन गो थ्रू द सोल्यूशन वंस। ठीक है, ओके। अभी एक और यहाँ पे पॉइंट है, देयर इज़ नो जनरल फॉर्मूला टू फाइंड एस ऑफ एन इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम सम टिल एन टर्म्स का कोई जेनरिक फार्मूला नहीं है, कभी आया तो देखा जाएगा इस टाइप का। ठीक है, हमें कोई और प्रोग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा आउट ऑफ दैट, डूइंग सम मल्टीप्लिकेशन या फिर सब सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशंस, उसके बाद वो आंसर आता है। ठीक है, वैसे उस पर क्वेश्चन आते नहीं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के समेशन पे। ओके, अगला टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हम कब पढ़ेंगे? वंस वी आर डन विद आवर डाउट्स ऑफ चेक पॉइंट 2 एंड चेक पॉइंट 3। ठीक है, सो पहले डाउट्स क्लियर कर ले चेक पॉइंट 2 और चेक पॉइंट 3 के। इसको मैं करता हूँ साइड में। ओके, ओपन पेज नंबर 254। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 होमवर्क दिया था, 11 एंड 13 दिया था, राइट? किया अटेम्प्ट? आप लोगों ने किया अटेम्प्ट? होमवर्क कॉपी सबमिट कर सकते हैं? सर इसमें दैट्स फाइन, अभी मत सबमिट कीजिए, इसलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो भी ब्लैंक रह गए उसको आप क्लोज कर लीजिए, उसके बाद आप सबमिट कीजिए। ठीक है, पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं। एवरीवन लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 1। If A1, A2 and A3 with A1 greater than 0 are in GP, GP मतलब geometric progression, with common ratio R, then the value of R for which the inequality 9 A1 plus 5 A चाहे 3 greater than 14 A2 holds cannot lie in the interval। ठीक है, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन एंड लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, आराम आराम से ब्रेक करके समझेंगे। इफ़ A1, A2, A3 आर इन GP, जहाँ पे A1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो 3 टर्म गिवन है और ये GP में। ठीक है, तो इन 3 टर्म्स को क्या मैं AR और AR स्क्वायर अज्यूम कर सकता हूँ? ठीक है, A अपॉन R, A और AR क्यों नहीं अज्यूम कर रहा? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ही नहीं गिवन है। वो तब काम आता है अजम्पशन A अपॉन R वाला जब प्रोडक्ट गिवन हो। ठीक है, इसमें कोई प्रोडक्ट गिवन है नहीं, सो ये मेरा अजम्पशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो हमें R की वैल्यू ढूंढनी है सो दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। हमें R की वैल्यू कैसे ढूंढनी है कि R की कौन सी वैल्यू पे ये गलत हो जाएगा। बेसिकली अगर हम R की वैल्यू ढूंढ ले और उसको रियल नंबर के सेट से माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगा आंसर। समझ लो ना कि हमें एक्चुअली R की वैल्यू ही ढूंढनी है, और जो आंसर नहीं है वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा, क्योंकि दे आर आस्किंग कि कैनॉट लाई इन द इंटरवल। ठीक है, तो पहले हम लाइन इन द इंटरवल निकाल देंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे। इज दैट ओके विद एवरीवन? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? नहीं, क्वेश्चन समझ आया? ओके, अब देखिए मैंने A1, A2, A3 को ये अज्यूम किया है और इस इनइक्वालिटी में डालूंगा। देखिए इनइक्वालिटी सॉल्व करने के ना कुछ तरीके होते हैं जो हम इनइक्वालिटी चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी इनइक्वालिटी की, इसको सॉल्व करते हुए समझा दूंगा। इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं, कुछ 1-2 चीज़ें यहाँ वहाँ होती है जो मैं तभी के तभी बता दूँ। ठीक है, सो क्या करूँगा, A1, A2, A3 की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूंगा। A1 की वैल्यू क्या है? 9 टाइम्स ऑफ A अज्यूम किया ना मैंने, 9 टाइम्स ऑफ A प्लस 5 टाइम्स ऑफ A1 नहीं A2 A3 यानी AR स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 14 टाइम्स ऑफ A2। ये जो मैंने इक्वेशन क्रिएट किया है, ये समझ आया सबको? ये जो गिवन है इसमें मैंने A1, A2, A3 की वैल्यू डाली। ठीक है, अच्छा अब इससे मैं A कॉमन ले सकता हूँ LHS में, और RHS में A कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि A1 इज ग्रेटर दैन 0, मतलब ये एक पॉजिटिव टर्म है। जब पॉजिटिव टर्म होता है ना तो हम उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं जो कॉमन है, लेकिन अगर नेगेटिव होना तो उसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। अगर उसको कैंसिल करना है तो ये जो इनइक्वालिटी इसको उल्टा कर देना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया हुआ है क्या, नेगेटिव जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। बस इस केस में नहीं होगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है पॉजिटिव, तो हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करने के बाद ये बन गया 9 + 5 R स्क्वायर
अच्छा, इस 14R को मैं LHS में ले आके -14R ग्रेटर दैन 0 ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व होगा? ये मेरा 9 है, 9 5 45 होता है, उसको 14 में कैसे ला सकते हैं? 3 हाँ 5 1 में, दैट्स इट। सो 5R² माइनस 9R माइनस 5R माइनस 9 सॉरी इज ग्रेटर दैन 0। इज दैट फाइन? ये हो जाएगा 5R कॉमन, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? माइनस R माइनस 9, R माइनस 9, -1 कॉमन, 5R माइनस 9। तो बेसिकली मैंने हाँ इन दोनों से R कॉमन लिया और वहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ से -1 कॉमन लिया। ये समझ आया क्या किया मैंने? ये इनइक्वालिटी अभी भी होल्ड कर रहा है, मैंने बस इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अभी जब इनइक्वालिटी के साथ फैक्टराइजेशन होता है तो हम R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा था, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड में क्या होता है? सबसे पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले, कि RHS में 0 है, हाँ है, R के सारे कोएफिशिएंट्स 1 होने चाहिए। समझ आया? R का कोएफिशिएंट इसमें तो 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो इसके कोएफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करूँगा? मैं 5 कॉमन ले लूँगा बाहर इस वाले फैक्टर से। इससे 5 कॉमन लिया तो यहाँ से तो हट गया, लेकिन यहाँ पे 9/5 हो जाएगा। ये स्टेप समझ आया सबको? नहीं समझ आया तो रट लो। वापस बताओगे सर आप? ओके ओके, ये 5 भूल जाओ, 5R माइनस 9 इंटू R माइनस 1 ग्रेटर दैन 0, ये तो पता था इनइक्वालिटी क्या है। अभी वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले हमें इंश्योर करना होता है कि RHS में हमेशा 0 इस केस में है, ठीक है। और ये जो हमारे वेरिएबल था ना, इसके कोएफिशिएंट हमेशा 1 हो, ये हमें इंश्योर करना होता है, तभी हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सेकंड फैक्टर है उसका तो 1 था, तो इसमें कोई इशू है नहीं। फर्स्ट फैक्टर में एक्चुअली 1 नहीं था, 5R माइनस 9 है, तो 5 था इसका कोएफिशिएंट। तो इस कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए मैं क्या करूँगा? 5 कॉमन ले लूँगा बाहर, ठीक है। 5 कॉमन ले लिया तो R से तो 5 बाहर आ गया, यहाँ पे -9 था, -9 से भी 5 बाहर लेना पड़ेगा, तो -9 से 5 बाहर लिया तो -9.5 हो गया, 9/5 हो गया सॉरी, ठीक है। इससे हम अगर रिवर्स करके देखें, 5 को मैंने अगर अंदर मल्टीप्लाई किया, ये तो हट गया था 5, तो वापस 5R हो जाएगा, और ये -9/5 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 कैंसिल, -9 रह जाएगा, ठीक है। तो 5 कॉमन लिया, कैसे समझ आया ना सबको? ये 5 जो कॉमन लिया, अगर मैं इसको RHS में ले जाता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो RHS में आके 0 हो जाएगा और साइन भी चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो फाइनली मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा, सॉरी इन इक्वेशन R माइनस 9/5 इंटू R माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। सो हमारे वेवी कर्व मेथड के जो कंडीशन है वो अब सेटिस्फाई हो गए। अब वेवी कर्व मेथड अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले ये जो फैक्टर्स बने इसको मैं 0 के इक्वेट कर दूँगा, 0 को इक्वेट करूँगा तो R के क्या वैल्यूज़ आ रहा है? 9.9/5 एंड 1। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं कहाँ नंबर लाइन पे प्लेस करूँगा? सो 1 बड़ा है या 9.9/5 बड़ा है? दैट्स ट्रू। तो ये मेरा नंबर लाइन है, यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा 9/5, ठीक है। कोई इशू यहाँ तक? अभी मैं चेक करूँगा इसका पावर क्या है। पावर है इसका 1 1, यानी ऑड नंबर पावर है। ऑड नंबर अगर पावर होता है, ये जो मैंने गैप क्रिएट किया ना, इसका फर्स्ट इंटरवल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा। और बाय द वे ऑड पावर है, इवन पावर है, डजेंट मैटर, फर्स्ट इंटरवल हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर के पावर्स है तो अगला नेगेटिव होगा, अगला पॉजिटिव होगा। दिस इज वेवी कर्व मेथड। ये जो हमने आइडेंटिफाई किया ना इंटरवल में प्लस माइनस कहाँ पे होगा, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। समझ आए यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे कौन सा इंटरवल फाइंड आउट करना है जो ग्रेटर देन 0, यानी जो पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव मेरे ये 2 इंटरवल्स हैं, ये और ये, बीच का तो नेगेटिव है। तो उस हिसाब से मेरा R का वैल्यू क्या हो जाएगा? R का वैल्यू होगा 9/5 से आगे का, और 9/5 इंक्लूसिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू होता तो इंक्लूसिव होता, ठीक है। इसलिए मैं लिखूँगा 9/5 से लेके इन्फिनिटी तक आगे का पूरा, और यहाँ पे क्या है? यूनियन ऑफ
माइनस इन्फिनिटी से लेके 1। एग्जैक्टली। सो ये मेरे आर के वैल्यूज़ है जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये आर के वैल्यूज़ अगर मैं पिक करके यहाँ पे डालूँ ना तो मेरा इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा 1 से छोटा एक नंबर ले लेता हूँ, एग्जाम्पल 0 ले सकता हूँ, 0 इज छोटा देन 1, तो 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 0 डाला तो -9.5 इंटू -1 यानी +9.5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। आंसर पूछा जा रहा है कि विच डज नॉट लाई, विच कैनॉट लाई इन द इंटरवल। सो कौन सा कैनॉट लाई होगा, ये वाला। और इसमें 1 एंड 9/5 इंक्लूसिव होंगे। क्यों? क्योंकि आंसर में वो इंक्लूसिव नहीं थे। ठीक है, सो मेरा आर वुड बिलोंग टू कौन सा छोटा है, 1, उसको पहले लिखेंगे, बड़े को बाद में लिखेंगे। ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ आए क्वेश्चन सबको? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सर वो पार्टीशन करने के बाद वापस समझाइए। देखिए पार्टीशन कैसे किया वो समझ आया? पार्टीशन कैसे किया वो, अच्छा ये फैक्टराइजेशन समझ आया? इनको 0 से इक्वेट किया तो r की वैल्यूज 9/5 और 1 आ गया। ठीक है, उन 1 को मैंने नंबर लाइन में प्लेस किया, उन नंबर्स को। ये जो आंसर है 1 छोटा है इसलिए उसको पहले प्लेस किया, 9/5 बड़ा है इसलिए उसको बाद में प्लेस किया। ठीक है, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना है कि इसका पावर क्या है। दोनों के पावर है 1 मतलब दोनों ऑड पावर है। तो ऑड पावर होना सबसे सेफ गेम होता है। ऑड पावर है तो बाकी भूल जाओ। फर्स्ट इंटरवल प्लस होगा, वो ऑड पावर है इवन पावर हो डजंट मैटर। ठीक है, प्लस है। अब क्योंकि ऑड पावर है तो अगला माइनस होगा फिर अगला प्लस होगा, ऑल्टरनेट होते रहते हैं। अगर 4 इंटरवल और होते तो माइनस प्लस ऐसे ही बढ़ता रहता है। ठीक है, सो यहाँ तक समझ आया? अब मेरा आंसर वो वाला पार्ट होगा जो यहाँ पे इनइक्वालिटी पूछ रहा है। इनइक्वालिटी पूछ रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव आंसर क्या है मेरा, ये और ये वाले दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये वाला इंटरवल मेरा आंसर हो गया 9/5 से इन्फिनिटी तक और -इन्फिनिटी से 1 तक। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आंसर कौन सा नहीं है, विच कैनॉट लाई इन द इंटरवल। सो ये जो मैंने आंसर निकाला ना, ये इस इनइक्वेशन का आंसर है। इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है विच डज नॉट सेटिस्फाई। यस, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। गॉट इट एवरीवन? ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। If the sides of a triangle are in GP and its largest angle is twice the smallest, then the common ratios are satisfies the inequality. जो common ratio inequality पूछ रहा है वो बाद में आते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है if the sides of a triangle are in GP। ठीक है, 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन GP। यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, तीनों साइड्स को हम, हाँ ठीक है वैसे भी लिख सकते हैं, AR स्क्वायर। ये मेरे 3 साइड्स हैं। ठीक है, और इसमें ने आर को ना ग्रेटर देन 1 लिया है जानबूझ के, सो दैट ये मेरा स्मॉलेस्ट साइड हो, ये उससे बड़ा हो, ये उससे सबसे बड़ा हो। अगर लेस देन 1 ले लिया ना उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्रेटर देन 1 लिया आर की जो भी वैल्यू है, सो दैट ये मेरा स्मॉलेस्ट साइड आइडेंटिफाई हो, ये मेरा लार्जेस्ट साइड आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन GP। अब GP में है इसलिए मैंने AR और AR स्क्वायर के फॉर्म में लिया है, राइट। एंड इट्स लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। अच्छा ये मेरा ट्राइंगल है मान लीजिए, इसका जो लार्जेस्ट एंगल है ना दैट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। मतलब अगर ये मैंने एंगल अपना स्मॉलेस्ट ले लिया थीटा, तो लार्जेस्ट कितना होगा, मान लीजिए ये लार्जेस्ट है 2 थीटा हो जाएगा। गिवन है क्वेश्चन में कि अगर स्मॉलेस्ट का ट्वाइस लार्जेस्ट है, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, देन द कॉमन रेशियो सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। कॉमन रेशियो का कुछ एक इनइक्वालिटी होगा, वो क्या है हमें फाइंड आउट करना है, वो बात की बात है। ये समझ आया कि नहीं? ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, यानी जो रिमेनिंग है वो बीच का कुछ रहेगा, बीच का एक वैल्यू रहेगा। अच्छा आपको ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी याद है कि लार्जेस्ट एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो लार्जेस्ट साइड होता है। ठीक है, सो 2 थीटा के ऑपोजिट साइड क्या होगा, AR स्क्वायर। और थीटा मेरा स्मॉलेस्ट साइड है, एंगल है सॉरी, ये भी गिवन है, तो उसके ऑपोजिट का कौन सा साइड होगा, A। ठीक है, तो ये बचेगा AR, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारे मतलब का नहीं है। यहाँ तक समझ आया क्या किया मैंने? अच्छा अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको हमने पढ़ा था साइन रूल। ठीक है, साइन रूल क्या होता है, साइन ऑफ दिस एंगल
यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय उसका जो ऑपोजिट साइड है वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल यानी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जो इसका ऑपोजिट साइड है वुड बी इक्वल टू, ये जो रिमेनिंग है, मान लो रिमेनिंग को मैं अल्फा ले लेता हूँ, वुड बी इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जो इसका ऑपोजिट साइड है। ये होता है साइन रूल, यानी साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी एंड साइन सी अपॉन सी शुड बी इक्वल। ठीक है, अब ये वाला जो साइड है ना, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें चाहिए नहीं, हमारे इन दोनों साइड से काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो a है ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस a को ऊपर ले आ रहा हूँ और इस साइन थीटा को नीचे ले आ रहा हूँ। सो आर स्क्वायर हो गया मेरा साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक किसको नहीं समझ आया बताइए? यहाँ तक समझ आया सबको? पक्का? ठीक है, अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूँ, उसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ने वाले, ये सब हमारे कोर्स में, डोंट वरी। ठीक है, आगे पढ़ने वाले, अभी जो छोटे मोटे इनइक्वालिटीज ट्रिग्नोमेट्री के बता रहा हूँ ना, सब आगे आने वाला है, आपके माइंड में बैठने वाला है। अभी मैं क्वेश्चन के रिलेवेंट जो भी चीज़ है वो बता रहा हूँ। अभी इसमें क्वेश्चन में हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एन एंगल गिवन है 2 थीटा। इसको अगर मुझे थीटा में कन्वर्ट करना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ साइन का ही बता रहा हूँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखिए, और साइन का सबसे आसान होता है। कॉस में 3 तरीके के होते हैं, टैन के भी 2 तरीके होते हैं। ठीक है, सो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है समझ आया? अच्छा, अब ये जो साइन 2 थीटा है उसमें मैं ये हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने से मेरा आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये साइन थीटा कैंसिल कर रहा हूँ, आंसर आ गया 2 कॉस थीटा। ये सबको समझ आएगी नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखिएगा। अभी अपने अगर होमवर्क में ऑब्वियसली अगर नहीं कर पाए तो कीजिए, ठीक है, सो दैट रिपीटेशन से आपको दिमाग में बैठे। अब मुझे पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान दीजिए, आर पे मैंने कंडीशन रखा हुआ है कि आर हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, तभी वो मेरा ए आर स्क्वायर एक इंक्रीजिंग सीरीज बनेगा। तभी मैंने बोल पा रहा इंक्रीजिंग सीरीज था तो ए आर स्क्वायर मेरा बिगेस्ट साइड था, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू से दैट। ठीक है, तो ये मेरा एक ऑलरेडी मेरा अजम्प्ड कंडीशन है। अब क्या ये तो मेरा 1 इसका क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या मैं आर का निकाल सकता हूँ? इस फॉर्मूला से देखते हैं। अच्छा, कॉस थीटा साइन थीटा के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप लोगों को पता है? कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 होता है 1, कॉस π/2 यानी कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री पता है किसी को? -1। ठीक है, उसके बाद कॉस 270 डिग्री फिर से 0 हो जाता है, फिर कॉस 360 डिग्री फिर से 1 हो जाता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कॉस फॉर दैट मैटर साइन भी, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगा और मिनिमम वैल्यू -1 जाएगा। ठीक है, सो इस वाले कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? कोई भी कॉस थीटा का 1 होगा। ठीक है, और क्योंकि देखिए आर का मुझे ऑलरेडी पता है, आर हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, ये रेंज मैंने खुद ही डिसाइड किया था। बट इस आर मैक्सिमम कितना जा सकता है? अगर मैंने कॉस थीटा को मैक्सिमम कर दिया, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू में 1 ले सकता हूँ, तो आर स्क्वायर हैज़ टू बी लेस दैन इक्वल टू 2 × 1। ये मैंने इक्वल टू को लेस दैन इक्वल टू क्यों किया? क्योंकि ये मैक्सिमम हो सकता है, इससे कम ही होगा आंसर या इसके बराबर होगा। कॉस थीटा को मैंने 1 कह दिया, इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझिए। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, वो मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया, और क्योंकि मैंने खुद से लिख दिया, ऑल्दो आंसर 1 नहीं था, मैंने खुद से लिख दिया, इसलिए आर स्क्वायर के साथ मेरा एक लेस देन का रिलेशन बन जाएगा। इसके बराबर का नहीं है, ये मैंने अज्यूम किया कि इसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू दिया, तो आंसर 2 × 1 मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब आर स्क्वायर मैक्सिमम मेरा अगर 2 होगा, सो आर मेरा क्या हो जाएगा? √2। अच्छा, नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगेन जो हमारा अजम्पशन था कि हमारा कॉमन रेशियो पॉजिटिव है, तभी ए आर स्क्वायर का मेरा पॉजिटिव वो इंक्रीजिंग सीरीज बनेगा। ठीक है, सो आर स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? √2। सो आर हैज़ टू बी लेस देन √2, प्रॉब्ली इक्वल टू एज वेल। नहीं, इन्होंने इक्वल टू नहीं किया, तो आई विल अज्यूम लेस। समझ आया ये चीज़? तो इसका आंसर मेरा होगा बी।
और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज़ होंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल गेट हैबिचुएटेड टू दिस। ये मत सोचना रही है छोड़ो बहुत मुश्किल है, आसान वाला कर लेंगे, आसान नहीं आएगा, सब ऐसे ही आने वाला। ठीक है, अब मुश्किल और बहुत मुश्किल में हमें छोड़ना होगा कि ये बहुत मुश्किल, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, वी वोंट गोइंग टू ट्राई। क्योंकि देखिए मैथ्स का क्वेश्चन करते हुए ना आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। 25 क्वेश्चन होंगे राइट, उसमें भी जो लास्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं फिल इन द बैंक्स। ठीक है, आपने इस बार फेस किया, कैसा गया आपका पेपर? मैं तो पूछना ही भूल गया। रियली अच्छा ना, ओ गॉड, ये जो कॉन्फिडेंस है ना इससे मुझे डर लगता है। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है ना जहाँ तो सही में स्मारा आता है, या फिर जब कुछ नहीं आता ना तब ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है। अच्छा तो अच्छी बात है, आई विल चेक इट एंड आई विल गिव इट टू यू ऑन नेक्स्ट मंडे तक मैं दे दूँगा आप लोगों को। बट अच्छा गया तो अच्छी बात है, दैट्स गुड। ठीक है, ओके फाइन। सो हाँ, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में assume किया कि पॉइंट से ग्रेटर बताओ ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एक ग्रेटेस्ट एंगल और एक स्मॉलेस्ट एंगल राइट। तो मुझे ये भी दिया गया है कि जो मेरा साइड है वो जीपी में, ठीक है, मैंने जीपी अपना ए आर स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अगर मैंने आर की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 अज्यूम नहीं किया, सो ये डिक्रीजिंग जीपी भी हो सकता है अगर आर हाफ है तो, या फिर आर नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर मैं इसको ग्रेटर दैन 1 करूँ तभी ये पॉजिटिव होगा। और जब मुझे पता चलेगा कि एक इंक्रीजिंग जीपी है तभी मैं ये वाला अजम्पशन ले सकता हूँ कि हाईएस्ट एंगल के अगेंस्ट ए आर स्क्वायर आएगा, स्मॉलेस्ट एंगल के अगेंस्ट ए आएगा। दैट्स वाई दिस अजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट हम हाईएस्ट एंगल के अगेंस्ट हाईएस्ट बिगेस्ट साइड प्लेस कर सकें। और बिगेस्ट साइड मेरा ये तब बनेगा जब आर ग्रेटर दैन 1 मेरा अजम्पशन है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 21 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन, अच्छा इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिया है? ये एक AP है, GP है, AGP है, नन ऑफ दीज है। सो कौन से टॉपिक का एक्सरसाइज है? तो आंसर क्या है? अगला क्वेश्चन या करना पड़ेगा? अच्छा, किसी ने किया है ये क्वेश्चन? किया है? कितने जनों से नहीं हुआ? नहीं हुआ नहीं हुआ, अरे अटेम्प्ट ही नहीं किया बाकियों ने। ठीक है फाइन, इस क्वेश्चन का क्या करूँगा ना, मैं आपको एक टीज़र दूंगा कैसे करना है, आगे का खुद करके लाना है आपको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस प्लीज़ अगर आपने नहीं किया तो आज करना है, कल हमें अगले टॉपिक में मूव करना है मीन्स में। ठीक है, उसके पहले ये एक्सरसाइज चेक पॉइंट तो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत जान निकलेगी। अब इसमें गिवन है 21 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। अभी एक्स वाई जेड का रिलेशन पूछा है, सिंपल, जो भी गिवन है उसको पहले ओपन करो। ठीक है, इसका फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस एक्स, ये मैंने क्या लिखा है? अच्छा, इसमें तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, ये तो बस मैंने ब्रैकेट खोला है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c है। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा 4xy प्लस इसका होगा 8 16y प्लस 8xz। यहाँ तक किसको नहीं समझ आया? समझ आया? ठीक है, अब इसमें हम सब LHS में ला के ऐसे लिख सकते हैं 20x स्क्वायर प्लस 21 से 4 माइनस किया कितना 17y स्क्वायर 17, हाँ 21 से मैंने 16 माइनस किया तो बचेगा क्या 5z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 16yz माइनस 8xz इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्म करना है होल स्क्वायर्स। उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में होल स्क्वायर फॉर्म करना है। सो अगर ये मेरा 20x स्क्वायर है और देखिए एक्स वाई को कॉम्बिनेशन में मुझे ये माइनस 4xy दिख रहा है। ठीक है, सो माइनस 4xy को क्या मैं माइनस ट्वाइस ऑफ 2xy लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है, अभी इसमें मेरा y है 17 और ये है 20। अब ये जो कॉम्बिनेशन करना होगा ना, इस तरह से करना होगा कि या तो मैं 4 यहाँ से पिक करूँ या मैं 4 यहाँ से पिक करूँ। अगर मैंने यहाँ से पिक किया, ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, 16 में y और z है तो 16 में मुझे एक यहाँ पे 4 तो रखना ही पड़ेगा। x एंड z में 8 है, यानी वहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 2 8, 4 का 2 2,
ठीक है, इसको मैं 4x² लिखता हूँ और प्लस y² लिखता हूँ, ये कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। इसका मैंने 4 ले लिया और इसका मैंने 1 उठा लिया। ठीक है, अपनी मर्जी से इस पे जजमेंट करके 2xy मतलब मुझे यहाँ पे 2x चाहिए, यानी 4x² लिया मतलब 2x का होल स्क्वायर हो गया। समझ आ रही है बात? और ये 17y² का सिर्फ मैंने एक y² उठाया, यानी अब यहाँ पे कितना बच गया, 16y² बच गया। और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे भी 16y² बच गया। ये स्टेप समझ आया क्या किया मैंने? ये अलजेब्रा का स्टेप है, अभी तक हमारा APGP कुछ लगा ही नहीं है। ठीक है, अगला क्या करूँगा मैं, ये yz के साथ करूँगा। yz के साथ करूँगा तो ये आएगा 16 को मैं पहले ट्वाइस ऑफ 8yz करके लिख रहा हूँ, सो दैट ये 8 मैं कहाँ से पिक करूँ, इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए मेरी। 8 मतलब यहाँ से भी 4 आएगा, अच्छा किसी एक जगह से 4 आएगा, तो मैं यहाँ पे xy है नहीं yz कर रहा हूँ ना मैं। x का मुझे बचाना पड़ेगा क्योंकि x मेरे z के साथ भी लग रहा है, तो मैं y का 4 उठा लूँगा पूरा का पूरा। सो ये हो जाएगा प्लस 16y² माइनस 4 प्लस x² ओ सॉरी z² प्लस z²। ये समझ आया क्या किया मैंने? ये जो 16y² था ये बचा हुआ, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये जो z² का 5 है इसका मैंने 4z² यहीं पे छोड़ दिया और एक z² यहाँ पे डाल दिया टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन। ये जो मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट किया ना, ये आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, इसमें से प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सब कुछ गिवन है, हमें बस बाइफरकेट ठीक से करना है और कुछ नहीं। ठीक है, थर्ड वाला क्या होगा मेरा है -8xz, तो -8xz को -2 × 4xz। ये मैंने क्यों ऐसे 2 से अलग करो, समझ आ रहा है ना, क्योंकि 2ab फॉर्मूला में आता है a + b होल स्क्वायर के। ठीक है, सो अब मुझे 4xz को इस तरह से पिक करना है, क्योंकि x का सॉरी ये x² है, ये 16x² यहाँ से पिक कर रहा हूँ, और z² का क्या हो जाएगा, z² का सिर्फ 4z² मैं नहीं पिक कर सकता, क्योंकि 4 एक्चुअली 4z² यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सिर्फ z² ही बचेगा। 4z² यहाँ पे डालूंगा तभी ये 2 होगा, ये 4 है, 4 2 8, 8 2 16, तभी ये 16 होगा। तो यहाँ पे मैंने जो z² लिखा था ये 4z² होगा प्रीवियस वाले कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पे सिर्फ z² बचेगा, यहाँ से जो 5z²। देखिए ये जो मैंने स्टेप किया ना, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये स्टेप आपको समझ आया ना, ये मैंने क्या किया, स्क्वायर करके सब LHS में लेके आ गया। ठीक है, अब इसको ना मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक किसके हिसाब से कर रहा हूँ, ये जो -4xy, -16yz एंड -8zx, इन हिसाब से ब्रेक कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन है a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला के उसमें ले आना, ये मेरा इंटेंशन है कि इस फॉर्म में ले आऊँ मैं ABCs को। ठीक है, अब इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने ये मिड टर्म को टारगेट किया, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि x एंड y को कैसे पिक करना है। तो पहले मैंने -4xy को टारगेट किया और उसको -2 × 2xy लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 तो अलग हो गया, मुझे पता है या तो 2x होगा या 2y होगा, कुछ एक होगा। वो मैंने जजमेंट कैसे किया, यहाँ पे 20x² है, यहाँ पे 17x² है, तो मैं बड़े वाले से 4 उठा लिया, सो दैट y का कुछ बचा रहे, क्योंकि y के अभी एक और वो है कॉम्बिनेशन बचा हुआ है। ठीक है, सो y का मैंने एक ही उठाया y², और इसका मैंने 4x² उठा लिया। सो 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और ये y² है तो 2x का 2 और एक ये वाला 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, इसमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, शांति से। अब ये इससे मैंने 4 उठा लिया तो 16 बच गया। दूसरा x का जो कॉम्बिनेशन था वो -4xz था। ठीक है, अब मैंने x का पूरा 16 का 16 यहाँ डाल दिया, z से मैंने z² उठा के यहाँ डाल दिया, सो दैट ये 8 बन जाए। ठीक है, सिमिलरली ये -16yz को ऐसे लिखा 2 × 8 का z से मैंने 4z² उठाया और y का 16y² जो रिमेनिंग था वहाँ डाल दिया। ठीक है, ये स्टेप आराम से आप एक बार देखिएगा, सबको समझ आएगा। अब मैं इसको बस होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 4x - y, ये यहाँ से होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4z - 4y होल स्क्वायर है 2z - 4y होल स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। बोलिए क्या होना चाहिए, या 2x, दैट्स ट्रू।
क्योंकि 4x स्क्वायर है तो 2x होगा, यहाँ पे y है तो ये y होगा, 4z स्क्वायर है तो 2z होगा, वहाँ पे 16y स्क्वायर है तो यहाँ 4y होगा, प्लस 4x माइनस z स्क्वायर है तो z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्टेप से ये स्टेप कैसा आया, समझ आया सबको? यहाँ से यहाँ, गॉट इट एवरीवन? यहाँ से यहाँ कैसे आया? a माइनस बी होल स्क्वायर के उस फैक्टर्स में क्रिएट कर दिया। अब देखिए ये एक स्क्वायर टर्म है मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये एक स्क्वायर टर्म है मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, और ये एक स्क्वायर टर्म है मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। तीनों पॉजिटिव टर्म कभी भी पॉसिबल हो सकता है कि मैंने 3 पॉजिटिव टर्म को ऐड किया और आंसर 0 आ गया। इज इट पॉसिबल कि मैंने 3 पॉजिटिव टर्म्स को ऐड किया और आंसर 0 आ गया? इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ईच टर्म इज इक्वल टू 0। इसी सिनेरियो में ही पॉसिबल हो सकता है। अगर ये कुछ भी टर्म हो ना, 1 हो या 2 हो, उनको सम करेंगे कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर क्योंकि कुछ पॉजिटिव टर्म है उसको काउंटर करने के लिए एक नेगेटिव भी होना चाहिए, तभी आंसर 0 आ सकता है। इस केस में क्योंकि तीनों पॉजिटिव है तो तीनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, तभी आंसर 0 आएगा। समझ आया? सो अगर मैं फर्स्ट टर्म यानी 2x माइनस वाई को 0 के बराबर करूँ, सो ये मुझे क्या देगा? x इक्वल टू वाई बाई 2। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म को करूंगा तो z इक्वल टू नहीं, z बाई 2 इक्वल टू वाई। ठीक है, थर्ड को करूंगा, अच्छा देखिए ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पे z इक्वल टू 4x आ गया। इज दैट फाइन? अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे 3 आंसर्स आए ना, इसमें मुझे x y z का रिलेशन निकालना है। सो अगर मेरा पहला टर्म x है तो y को क्या मैं 2x लिख सकता हूँ? यहाँ से y को मैंने 2x लिखा इस फर्स्ट इक्वेशन से, z को मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से 2y, है ना, 2y लिख सकता हूँ, और y मेरा ऑलरेडी 4x 2x है मुझे पता है, सो ये 2 ऑफ 2y हो जाएगा, सॉरी 2 ऑफ 2x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 ऑफ x। ठीक है, सो ये टर्म जो है ये GP में है विद कॉमन रेशियो ऑफ 2। समझ आया सबको? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज थ्राइस द सम, अरे यार सी क्वेश्चन नंबर 4 है ना जो आई एम एक्सपेक्टिंग वो आप सब कर पाएंगे, प्लीज़ इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें लिखा है अ टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज थ्राइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इट फॉलोज, फाइंड देन द कॉमन रेशियो इज। ठीक है, इसमें दिया है द टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट, अच्छा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या मैं nth टर्म लिख सकता हूँ? फॉर्मूला सेम होगा, a r⁴n−1। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या गिवन है, जो टर्म ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज थ्राइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज इट। इसके बाद जो भी टर्म्स है उसको फॉलो करने वाले टर्म्स का सम है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली a⁴n−1 इज इक्वल टू समेशन दिया है, समेशन में इनफाइनाइट सीरीज का ये वाला यूज करूंगा। ठीक है, सो a मेरा फर्स्ट टर्म है डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, नहीं फर्स्ट टर्म एक्चुअली a नहीं होगा क्योंकि इसके बाद जो टर्म्स आएंगे ना वो वाले टर्म्स है जो इसके बाद आ रहे हैं। ठीक है, सो इसका अगला टर्म क्या होगा, a⁴n−1 का अगला टर्म क्या होगा, a⁴n, राइट। इसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, थ्राइस गिवन है, तो 3 इंटू प्लस a⁴n+1 प्लस a⁴n+2 इन्फिनिटी तक। ये इक्वेशन जो फॉर्म किया ये आप लोगों को समझ आएगी नहीं, ये बताइए। क्वेश्चन में गिवन है इफ अ टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये मैंने टर्म लिख दिया, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का एक जेनरिक टर्म। ठीक है, दिस टर्म इज थ्राइस, ठीक है, थ्राइस द सम ऑफ ऑल द टर्म दैट फॉलोज, मतलब इसके बाद जो टर्म्स आते, क्योंकि फॉलोज लिखा तो इसके बाद के टर्म है उसका सम। ठीक है, सो दिस जेनरिक टर्म इज इक्वल टू थ्राइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज। ठीक है, ये मेरा देखिए एक और जीपी ही है, इसका कॉमन रेशियो आर ही है, तो इस जीपी का आप आंसर निकाल सकते हैं समेशन का इस वाले फॉर्मूला से। ठीक है, उसको a⁴n−1 से कंपेयर करेंगे, सो आपको एक r की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो भी r की वैल्यू आएगी वो आपका वो फाइनल आंसर होगा, इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, सो ये घर पे डेफिनेटली ट्राई करके देखिए।
ठीक है, इट शुड बी डूएबल। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होता है तो मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी, तीन टर्म्स गिवन है, तीनों जीपी में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है अगर तीन टर्म्स गिवन है, तीनों जीपी में है? मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसके स्क्वायर को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से इक्वेट कर देना है और उसके बाद आपको ए बी सी का रिलेशन निकालना है। ठीक है, उस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। जीपी है, ओके, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट मेरे ख्याल से तो जीपी नहीं है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, हाँ, देन इट्स फाइन। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आया है तो इट्स फाइन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे जिन्होंने नहीं किया। ओके, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 6 बाद में करते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, इफ पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसेट टर्म ऑफ एन एपीआर इन जीपी। ठीक है, ये पर्टिकुलर टर्म्स जीपी में है, देन पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस आर इन व्हाट प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक या एजीपी। ठीक है, ये क्वेश्चन ना आसान है एक्चुअली, आपको बस ये गिवन है कि पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज आर इन जीपी। तो अगर मैं पीएथ टर्म लिखूंगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये जो भी आंसर आएगा ना, ये जो चारों टर्म्स, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ऐसे एस का भी आएगा। ये चारों टर्म आपस में किस में है, जीपी में है, ये गिवन है। सो क्या मैं इसको ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब अज्यूम कर सकता हूँ? ये तीनों चारों टर्म्स का, सॉरी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, उसके बाद गिवन है कि एक बार मैंने ये अज्यूम कर लिया, फिर P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और R माइनस एस किस प्रोग्रेशन में होगा, इनका आपस में रिलेशन इन तीनों का किस प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, सो आप क्या करेंगे ना, इससे P की वैल्यू निकाल लीजिए, ये A को उधर ले जाइए तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a हो जाएगा। ठीक है, और फिर D को नीचे ले जाइए तो अपॉन D हो जाएगा, तो ये D और ये यहाँ से हटाइए और इस -1 को एंड में यहाँ ले जाइए तो +1 हो जाएगा। सो आपको P का आंसर मिल जाएगा, ऐसे ही Q, R एंड S का मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप P माइनस Q निकालिए, फिर आप Q माइनस R निकालिए, R माइनस S निकालिए, इनको निकालेंगे। उसके बाद इन पे आपको जजमेंट करना पड़ेगा कि AP में GP में है। सो आप इनका रेशियो निकालेंगे ना, Q माइनस R अपॉन P माइनस Q, जो भी रिजल्टेंट आंसर आएगा उससे, तो आपको दिखेगा कॉमन रेशियो आ रहा है, उससे आप प्रूव कर पाएंगे कि ये GP बनेगा, इनका जो रिलेशन है, इनका जो रिलेशन है। ठीक है, डेफिनेटली ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन ट्राई करने के बाद अगर डाउट आता है आपको तो मैं कल सॉल्व करूँगा ये सब। ठीक है, ओके, 3 क्वेश्चन रह गए, 9, 11, 13। 9 में क्या है, देखिए 9 आसान है बहुत। 9 क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया ना, उसके तरह है कि इनइक्वालिटी से आपको डिसाइड कर देना है कि क्या कितना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, 11th इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन 11th आप अपने आप कर लेंगे, उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक अलजेब्रा है। क्वेश्चन 13 में मैं आपको एक बता देता हूँ ट्रिक कि ए जो इसमें गिवन है ना, ए इज गिवन एज 1 1 1 1 ऐसे 1 till 55 डिजिट्स तक, राइट। इसको आप ना ऐसे बाइफरकेट करके लिख सकते हैं इस तरह से, समझिए। ये जो इतना बड़ा 1 1 1 1 करके एक डिजिट है, जैसे कि अगर मुझे 1 1 1 1 इसको लिखना है तो किसका 1 ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा, राइट। सो अगर 4 टर्म्स है तो रेज़ टू द पावर 3 में ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, वैसे अगर 55 टर्म्स है ना तो ये रेज़ टू द पावर 54 में ख़त्म होगा, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है ना ये इसका एकदम 1st प्लेस में एनीवेज आ जाता है, ये 10th प्लेस में आता है, ये 100 प्लेस में आता है, तो 54 में 10 टू द पावर 54 में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए ना, इसको आप सम टिल n टर्म्स के फॉर्म में लिखिए, जीपी में है, देखिए सबका कॉमन रेशियो 10 है, तो सम टिल n टर्म के फॉर्म में लिखेंगे। a तो 1 है, 10 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 55 है, राइट, -1 अपॉन 10 -1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। बेसिकली मैंने इसी को
जीपी समेशन फॉर्म में लिखा है। आप इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, उसको भी ऐसे जीपी समेशन, यानी ये तो ए हो गया, बी और सी को भी ऐसे जीपी फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर आप उसमें रिलेशन देख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। करेंगे? ओके, मैं सोच रहा था आपको एजीपी का भी बता देता हूँ। एजीपी में क्वेश्चन 9 एंड 10 है, यानी चेक पॉइंट 3 का क्वेश्चन 9 एंड 10 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो दोनों कल अटेम्प्ट करके आना ही है। क्वेश्चन 8 का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, प्लीज़ ट्राई कीजिए। कल हमारे ये आते ही हम फिनिश ऑफ करेंगे, कल मैं होमवर्क कॉपी चेक करूँगा, उसके बाद देन विल मूव ऑन टू अर्थमेटिक मीन, ठीक है। बट प्लीज़ आज हमने डिस्कस किया उसको अटेम्प्ट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। कल मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूँगा, आपके जो डाउट्स होंगे बस उन्हें क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट सारे करने जो मार्क्ड है चेक पॉइंट 2 एंड 3 के, उसके बाद हम मीन्स की तरफ मूव करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।